मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपने पिछले लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए हमारा जो विषय वस्तु है वह है भारत की विदेश नीति। गत लेक्चर में हमने भारतीय विदेश नीति की विशेषताओं और आदर्श सिद्धांतों के बारे में चर्चा की थी। आज हम भारतीय विदेश नीति के विकास क्रम को एक समराइज्ड रूप में देखने की कोशिश कर रहे हैं। इसको हम भारत में जितने भी शासनाध्यक्ष हुए हैं या प्रधानमंत्री के पद धारित करने वाले व्यक्तित्व हुए हैं उनके संदर्भ में हम इसके विकास क्रम को जानने का प्रयास करते हैं। आइए बात करते हैं नेहरू काल की। नेहरू काल में स्वतंत्र भारत की मूल विदेश नीति विशेषताओं के आधार पर संचालित हुई। जैसा कि हमने पढ़ा है कि भारतीय विदेश नीति की मूल विशेषताओं में पंचशील का सिद्धांत है, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की बात की जाती है, साम्राज्यवाद विरोध की नीति को अपनाया जाता है, अहिंसा की नीति को अपनाने की बात कही जाती है। तो नेहरू काल में भारत की विदेश नीति इन्हीं आदर्श बिंदुओं पर संचालित रही। दूसरा काल है लाल बहादुर शास्त्री का काल। नेहरू नीति को ही इस काल में अग्रसर किया गया और विशेष रूप से भारत पाक विवाद के संदर्भ में ऐतिहासिक ताशकंद समझौता स्थापित किया गया। यद्यपि ताशकंद समझौते का परिणाम भारत के लिए कुछ अच्छा नहीं रहा, फिर भी हमने एक मध्यम मार्ग विवाद में अपनाने की कोशिश की थी। इसके बाद तीसरा काल हम इंदिरा गांधी युग के रूप में जानते हैं। इंदिरा गांधी का भी दो कार्यकाल रहा। प्रथम काल के अंतर्गत इंदिरा गांधी ने अपने पिता जवाहरलाल नेहरू से अलग हटते हुए पूर्णतः यथार्थवादी नीति का प्रयोग किया। इसके तहत उन्होंने प्रमुख रूप से पड़ोसी देशों के साथ शांति व सहयोग को बढ़ाया। बांग्लादेश का निर्माण हुआ। पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश के रूप में 1971 में नए देश के रूप में स्थापित हुआ और स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में दुनिया में अवतरित हुआ। 1972 में भारत पाक संबंधों में शांतिपूर्ण स्थिति लाने के लिए ऐतिहासिक शिमला समझौता किया गया। 1974 में परमाणु बम विस्फोट करके भारत की सुदृढ़ स्थिति को दुनिया में दर्शाया गया और शीत युद्ध काल में महाशक्तियों से अलग भारत के अस्तित्व की रक्षा श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में की गई। यह भारतीय विदेश नीति की सफलता को दर्शाता है। इसके पश्चात जनता पार्टी सरकार भारत में अवतरित होती है। इस काल में इंदिरा युग से थोड़ा अलग विदेश नीति, मूल नीतियाँ वही रही लेकिन उन नीतियों की व्यवहारिकता थोड़ा सा अंतरित दिखाई दी। इस काल में अमेरिका से संबंधों को सुधारने का प्रयास किया गया। गांधीवादी विचारों के आधार पर विदेश नीति का आरोहण हुआ जिसमें अहिंसा सत्याग्रह को बढ़ावा दिया गया, युद्ध का विरोध किया गया, छोटे राष्ट्रों के प्रति सहयोग की नीति अपनाई गई और पड़ोसी राज्यों को भी सहयोग की बात कही जाने लगी। इसके पश्चात हम देखते हैं कि भारतीय विदेश नीति धीरे धीरे आगे बढ़ी और इंदिरा गांधी का दूसरा कार्यकाल शुरू होता है। लेकिन इस कार्यकाल में इंदिरा गांधी ने यथार्थवाद के साथ साथ आदर्शवादी नीति का भी प्रयोग किया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस काल में भारत की विदेश नीति यथार्थवाद और आदर्शवाद का मिश्रण दिखाई दी और अपनी सफलता की सीढ़ियों को आगे बढ़ाया। इसके पश्चात राजीव गांधी का काल माना गया है जिसमें पूर्व भारतीय मूल नीतियों के साथ साथ निशस्त्रीकरण, उपनिवेशीकरण, शांति को बढ़ावा, विकास, चीन के साथ संबंधों को बढ़ावा देने की नवी नीति का सृजन किया गया। राजीव गांधी के कार्यकाल के बाद में वीपी सिंह एवं श्रीमान चंद्रशेखर जी के कार्यकाल कोई बहुत लंबा नहीं रहा क्योंकि दिसंबर 1989 से नवंबर 1990 तक वीपी सिंह जी का और नवंबर 1990 से जून 1991 तक चंद्रशेखर जी का कार्यकाल रहा। पूर्व नीतियों को ही इस कार्यकाल में अग्रसर किया गया। इसी के साथ साथ एक जो प्रमुख एक तरह से विदेश नीति की प्रमुख नीति के रूप में जो घटना चक्र दिखाई दिया हुआ था, पड़ोसी श्रीलंका से शांति सेना की वापसी की गई। इसके पश्चात पीवी नरसिम्हा राव का कार्यकाल आया और
इस पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल की सबसे प्रमुख विशेषता रही पूर्व नीतियों के साथ साथ जो वह है खुला अर्थतंत्र की नीति का प्रयोग किया गया। पूर्वी एशियाई देशों की ओर भी भारतीय विदेश नीति का रुझान बढ़ाया गया और इसके पश्चात दो प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल आए, वह भी शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, एच डी देवेगौड़ा जी का और आई के गुजराल जी का। 1 जून 1996 से 20 अप्रैल 1997 तक एच डी देवेगौड़ा जी प्रधानमंत्री रहे हमारे, और 21 अप्रैल 1997 से 18 मार्च 1998 तक आई के गुजराल जी रहे। दोनों ही नेताओं के कार्यकाल में भारत की विदेश नीति को मूल रूप से पाकिस्तान पर केंद्रित दिखाई दिए। भारत पाक संबंधों को सुधारने का प्रयास किया गया, जिसमें गुजरात सिद्धांत अपनाया गया दक्षिण एशियाई देशों के साथ संबंधों में प्रगाढ़ता लाने के लिए। और पहली बार भारत की विदेश नीति सिर्फ महाशक्तियों या पश्चिम की तरफ ही नहीं बल्कि पूर्व की ओर भी, विशेष रूप से दक्षिण एशियाई देशों की तरफ भी बढ़ती दिखाई दी। इसके पश्चात अटल बिहारी वाजपेयी का कार्यकाल आया। अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में मूल नीतियों के साथ साथ कई नवीन व्यवहारिक नीतियों को शांतिप्रद तरीके से अपनाने का प्रयास किया गया और पाकिस्तान के साथ संबंधों को मजबूती देने के नए आयाम रचे गए। इसके अंतर्गत पोखरण में परमाणु विस्फोट किया गया, अंतर्राष्ट्रीय शांति हेतु सेना का संयुक्त राष्ट्र संघ के झंडे तले प्रयोग भारत की तरफ से किया गया, लाहौर बस यात्रा और आगरा शांति वार्ता द्वारा पाकिस्तान के साथ संबंधों में सुधार की नीति अपनाई गई, संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से आतंकवाद का विरोध किया गया और भारत ने अपने विदेश नीति के नए परचम फहराने शुरू किए। इसके पश्चात डॉक्टर मनमोहन सिंह का कार्यकाल रहा। वो लगातार 10 वर्ष तक भारत के प्रधानमंत्री रहे और उन्होंने नवीन परिस्थितियों के अनुरूप पुरानी विदेश नीति के आदर्श बिंदुओं का बड़ा ही व्यावहारिक प्रयोग किया, जिसमें वित्तीय संसाधनों को बढ़ाना और भारत की वित्तीय स्थिति अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सुदृढ़ करने की जो नई ग्लोबलाइजेशन की नीतियों को अपनाया गया, वह भारत के विकास में मील का पत्थर साबित हुए। इसके पश्चात नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल 26 मई 2014 से लेकर पहला कार्यकाल मई 2019 में समाप्त हुआ, फिर दूसरा कार्यकाल मई 2019 से लेकर वर्तमान तक संचालित है। और इस वक्त नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में भारत की आदर्शवादी नीति पूर्णतः है यथार्थता के धरातल पर दिखाई देती है और पूर्णतः परिवर्तित नीति, जिसमें भारत की राष्ट्रीय अस्मिता व राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखकर महाशक्ति या पड़ोसी देश व छोटे राष्ट्रों के प्रति सहयोग व विकास की नीति का प्रयोग किया गया है। इसी के साथ साथ विश्व के राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों के साथ व्यक्तिगत संबंधों को भी बढ़ावा देते हुए नरेंद्र मोदी ने इन संबंधों को भारत के विकास में उपयोगित किया है और देश को एक नए विकास क्रम की ओर अग्रसर कर रहे हैं। इस प्रकार हमने भारतीय विदेश नीति की विशेषताओं के साथ साथ उसके विकास क्रम का एक शॉर्ट अध्ययन करने का प्रयास किया है। धन्यवाद।